बेटा हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर चल रहा था। ये टी.एस. गरेवाल के हिसाब से चैप्टर नंबर 5 है। टेक्स्ट बुक में चैप्टर नंबर ऊपर नीचे है, गरेवाल में चैप्टर नंबर अलग है। तो मैं जो भी चैप्टर नंबर लिखूंगा वो गरेवाल के हिसाब से लिखूंगा। हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है इसको करंट लायबिलिटीज बोलते हैं। अब बेसिकली लायबिलिटीज जो होती है वो दो टाइप की लायबिलिटीज होती है, एक करंट लायबिलिटीज और एक नॉन करंट लायबिलिटीज। अब मैं पहले करंट लायबिलिटीज के बारे में बता दूं, फिर नॉन करंट भी बता दूं। करंट लायबिलिटीज वो होती है ऐसी लायबिलिटीज जिनका पैसा हमको आने वाले 12 मंथ्स के अंदर पे करना होता है। आने वाले 12 मंथ्स के अंदर जो पैसा हमको पे करना है उसको करंट लायबिलिटी बोलते हैं। द लायबिलिटीज विच आर पेएबल बाय आवर बिजनेस विद इन 12 मंथ्स, मतलब आज से लेकर 12 महीने के अंदर जो हमको पैसा पे करना कंपलसरी है उसको करंट लायबिलिटी बोलते हैं। ये उसके एग्जांपल्स हैं। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स मतलब वो लोग जहां से हमने गुड्स खरीदे और अभी हमको पैसे पे करना बाकी है। बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब जितना हमारा बैंक में बैलेंस था उससे ज्यादा हमने विड्रॉ कर लिया तो वो पैसा हमको रिफंड करना पड़ेगा। बिल्स पेएबल, अगर हमने किसी को एक्सेप्ट करके कबूल करके एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज दिया है तो वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का पैसा भी हमको आने वाले 12 मंथ्स के अंदर पे करना होता है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है करंट लायबिलिटीज के जैसा, उसको हम लोग बोलेंगे नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज क्या होता है? ऐसी लायबिलिटीज जिसका पैसा हमको पे करना है आने वाले 12 मंथ्स के पीरियड के बाद। द लायबिलिटीज विच आर पेएबल बाय आवर बिजनेस, द लायबिलिटीज विच आर पेएबल बाय आवर बिजनेस आफ्टर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। यहाँ पे विद इन की जगह पे क्या हो जाएगा? आफ्टर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। एग्जाम्पल बैंक लोन, अगर हमने बैंक से कोई लोन लिया है तो ऑब्वियसली उसका पीरियड 12 महीने से ज्यादा का ही होगा। ठीक है, बैंक लोन हो गया या लोन फ्रॉम फ्रेंड हो गया। तो नॉर्मली जो भी लोन्स होते हैं उनका पीरियड 12 महीने से ज्यादा ही होता है। तो लोन फ्रॉम एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये नॉर्मली जो लोन्स होते हैं इनका पीरियड 12 मंथ से ज्यादा ही होता है। तो एक मैंने आपको ये बता दिया करंट लायबिलिटीज और नॉन करंट लायबिलिटीज। जो पैसा हमको आने वाले 12 मंथ्स के अंदर पे करना है वो करंट लायबिलिटी, और जो पैसा हमको 12 मंथ्स के पीरियड से ज्यादा टाइम के बाद पे करना है वो नॉन करंट लायबिलिटी। एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको बता दिया। अब जो मैं नेक्स्ट इस लेक्चर में समझाने वाला हूं वो पूरी स्टोरी जो है कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्टोरी, इसको इंश्योरेंस बोलते हैं। अब ये कॉमर्स के स्टूडेंट्स का बहुत ही फेवरेट टॉपिक होता है इंश्योरेंस। जैसे ही बच्चे कॉमर्स में आते हैं तो उनको बहुत ईगरनेस होती है कि हम इंश्योरेंस के बारे में सीखें। तो अभी नेक्स्ट मेरी जो स्टोरी होगी पूरी, जो कुछ भी ऐसे कोई वो ऐसा नहीं है कि हजारों साल पहले ऐसा होता था। जो भी मैं बताऊंगा वो फैक्ट बताऊंगा कि अभी रियल लाइफ में ऐसा होता है। तो इंश्योरेंस क्या है समझते हैं। इंश्योरेंस के बारे में, इंश्योरेंस क्या होता है। अब इंश्योरेंस में बेसिकली दो पार्टीज होती हैं, दो लोग इन्वॉल्व होते हैं। एक आदमी जो इंश्योर्ड है, जो हम हैं। सपोज करो हम मिस्टर ए हैं, हम इंश्योर्ड हैं, हमारा नाम मिस्टर ए है, वी आर मिस्टर ए। और एक ऑपोजिट पर्सन होता है जो इंश्योरर होता है। ऑपोजिट पर्सन मतलब इंश्योरर मतलब इंश्योरेंस कंपनी। जैसे हमारे इंडिया में बहुत फेमस है LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये LIC का फुल फॉर्म होता है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो बेसिकली इंश्योरेंस में दो पार्टीज होती हैं, एक आदमी जो इंश्योरेंस करवाता है और एक आदमी जो इंश्योरेंस करता है। तो हम नॉर्मली हम इंश्योर्ड होते हैं और जो इंश्योरेंस कंपनी है वो होता है इंश्योरर। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस जो है यहाँ पे लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। तो नॉर्मली दो टाइप के इंश्योरेंस होते हैं, एक लाइफ इंश्योरेंस और एक जनरल इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस हमारी लाइफ के लिए होता है कि सपोज करो मैंने लाइफ इंश्योरेंस करवाया है और अगर मेरी डेथ हो जाती है तो मेरी फैमिली वालों को, मेरे फैमिली मेंबर्स को, मेरी वाइफ को, मेरे बच्चों को पैसा मिलेगा। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस का पैसा तभी मिलता है जब किसी की डेथ हो तो ही लाइफ इंश्योरेंस का पैसा मिलता है। ये हो गया पहला टाइप। दूसरा टाइप होता है जनरल इंश्योरेंस।
जनरल इंश्योरेंस नॉर्मली नॉन लिविंग थिंग्स का होता है, मतलब हमारा फर्नीचर, हमारा व्हीकल, हमारी फैक्ट्री, हमारी मशीन, हमारी लैंड एंड बिल्डिंग, हमारे गुड्स, उनका जनरल इंश्योरेंस होता है नॉन लिविंग थिंग्स का। और जनरल इंश्योरेंस होता है मेडिक्लेम का। मेडिक्लेम मतलब क्या? मेडिक्लेम मतलब मैं जिंदा हूं, लेकिन अगर मेरे को कोई प्रॉब्लम हो गया तो मेरे हॉस्पिटल के बिल्स कौन भरेगा? तो मेडिक्लेम वाली कंपनी भरेगी। तो लाइफ इंश्योरेंस को अलग कर दो और जनरल इंश्योरेंस को अलग कर दो, इन दोनों बातों को अलग अलग कर दो। लाइफ इंश्योरेंस अलग है, जनरल इंश्योरेंस अलग है। लाइफ इंश्योरेंस का पैसा तभी मिलता है जब किसी की डेथ हो, और जनरल इंश्योरेंस का पैसा आप जिंदा हो लेकिन आपके हॉस्पिटल के बिल्स भरने हैं, उसको मेडिक्लेम बोलते हैं। और मेडिक्लेम जो है वो जनरल इंश्योरेंस के अंदर आता है। और नॉन लिविंग थिंग्स का इंश्योरेंस वो भी जनरल इंश्योरेंस के अंदर आता है। और आगे बढ़ते हैं। अब नॉर्मली कोई भी इंश्योरेंस का जो पैसा होता है, जो प्रीमियम होता है, वो 12 महीने का होता है। जब भी आप खुद का या किसी भी नॉन लिविंग थिंग का इंश्योरेंस करवाओगे तो जो प्रीमियम आप पे करोगे, नॉर्मली वो प्रीमियम 1 साल का होता है, एनुअल प्रीमियम होता है, ईयरली प्रीमियम होता है। ठीक है, नॉर्मली वी विल पे एन एनुअल और ईयरली प्रीमियम। फिर एक मैंने एग्जांपल ले लिया, एग्जांपल 20,000 रुपीज हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम है। मान लो 20,000 रुपीज हम हर साल इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं। ठीक है, नॉर्मली 1 साल का होता है। अब अमाउंट ऑफ पॉलिसी या सम अश्योर्ड, अमाउंट ऑफ पॉलिसी या सम अश्योर्ड 10 लाख रुपीज है। मतलब सपोज करो आपने किसी का भी नाम सपोज कर लो, मेरा या आपका या किसी का भी नाम अपने दिमाग में सपोज कर लो। अब अमाउंट ऑफ पॉलिसी और प्रीमियम दोनों अलग अलग बातें हैं। मान लो मैंने मेरी पॉलिसी बनवाई 10 लाख रुपए की, इसको अमाउंट ऑफ पॉलिसी बोलते हैं या सम अश्योर्ड बोलते हैं? अमाउंट ऑफ पॉलिसी या सम अश्योर्ड बोलते हैं। अब मेरी जो पॉलिसी है वो 10 लाख रुपए की है, और उसके सामने मैं हर साल मैं 20,000 रुपीज 20,000 रुपीज 20,000 रुपीज इंश्योरेंस प्रीमियम इंश्योरेंस कंपनी को पे करते जाऊंगा। तो सबसे पहले तो अपने दिमाग में ये बैठाओ कि प्रीमियम अलग अमाउंट होती है और अमाउंट ऑफ पॉलिसी अलग अमाउंट होती है। ये दोनों अलग अलग चीजें, पहले दिमाग में इतना बैठाओ। प्रीमियम होगा हमारा 20,000 रुपीज पर एनम। यहां पे मैं लिख देता हूं शॉर्टकट में, अकाउंट्स में ऐसे लिखते हैं P.A. अब P.A. क्या होता है? P मतलब पर, A मतलब एनम, एनम मतलब 1 साल। तो 20,000 रुपीज प्रीमियम हम लोग हर साल, समझो मेरी लाइफ का इंश्योरेंस है, मेरी लाइफ का इंश्योरेंस है और अमाउंट ऑफ पॉलिसी है 10 लाख। उसके सामने मैं हर साल 20,000 रुपीज पे करते जाऊंगा इंश्योरेंस प्रीमियम, और 10 लाख रुपए की मैंने पॉलिसी बनवाई। अब जो भी मैं अमाउंट्स बताऊंगा यहां से लेकर आगे, वो सारी इमेजिनरी अमाउंट्स है, एक्चुअल अमाउंट्स नहीं है। अब मान लो मैंने पहले साल में, मैंने या मिस्टर ए ने पहले साल में 20,000 रुपीज प्रीमियम पे किया। एक मिस्टर ए है, मैं खुद को एग्जांपल नहीं लेता हूं, मिस्टर ए का एग्जांपल ले लेता हूं। एक मिस्टर ए है, उसने पहले साल में 20,000 रुपीज इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया और मिस्टर ए को कुछ नहीं हुआ, जिंदा है वो। दूसरे साल में मिस्टर ए ने फिर से 20,000 रुपीज प्रीमियम पे किया और दूसरे साल में भी मिस्टर ए को कुछ नहीं हुआ, हेल्दी, बहुत अच्छा है वो। तीसरे साल में भी मिस्टर ए ने 20,000 रुपीज प्रीमियम पे किया। अब क्या हुआ, जब तीसरा साल कंप्लीट हुआ तब मिस्टर ए की डेथ हो गई। 3 साल तक मिस्टर ए ने 20,000 रुपीज भरा और तीसरे साल के एंड में मिस्टर ए की डेथ हो गई। अब क्या होगा? अब इंश्योरेंस कंपनी वाले मिस्टर ए की फैमिली को ये पूरा 10 लाख रुपए पे करेंगे। इंश्योरेंस कंपनी वाले क्योंकि मिस्टर ए ने पॉलिसी 10 लाख रुपए की पॉलिसी बनवाई थी, तो इंश्योरेंस कंपनी वाले मिस्टर ए की फैमिली को, क्योंकि मिस्टर ए तो डेथ हो गई मिस्टर ए की, तो इंश्योरेंस कंपनी वाले मिस्टर ए की फैमिली को 10 लाख रुपए पे कर देंगे। आफ्टर द डेथ ऑफ मिस्टर ए, द इंश्योरेंस कंपनी विल पे ₹10 lakh टू द लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ मिस्टर ए। अब लीगल रिप्रेजेंटेटिव में मिस्टर ए की वाइफ, मिस्टर ए के बच्चे, या मिस्टर ए का कोई वकील, लॉयर भी हो सकता है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव कोई भी हो सकता है। वो मिस्टर ए ने अपनी पॉलिसी में
मेंशन किया होगा कि मेरे मरने के बाद मेरी पॉलिसी का जो पैसा है वो भाई को, बहन को, बीवी को, माँ को, पापा को, बच्चों को मिलना चाहिए कि किसी वकील को मिलना चाहिए, वो पॉलिसी में मेंशन किया हुआ होता है। तो जिसका नाम पॉलिसी में मेंशन किया हुआ होगा, इंश्योरेंस कंपनी वाले उसको 10 लाख रुपए दे देंगे। अब आप सोचो कि सर इंश्योरेंस कंपनी को मिले तो सिर्फ 60,000, मतलब 20,000 पहले साल के, 20,000 दूसरे साल के, 20,000 तीसरे साल के। तो आप ऐसा सोचो कि सर इंश्योरेंस कंपनी को मिले तो सिर्फ 60,000, तो इंश्योरेंस कंपनी वाले 10 लाख रुपए क्यों पे करेंगे, इतना नुकसान क्यों करेंगे? ये साइड में जो राइडर लिखा हुआ है, ये राइडर 10 लाख 20 लाख जो लिखा हुआ है उसके बारे में थोड़ी देर के बाद बताऊंगा कि राइडर क्या होता है, वो बाद में बताऊंगा। पहले ये बताता हूं कि इंश्योरेंस कंपनी वालों को फायदा क्या। इंश्योरेंस कंपनी वालों को मिले सिर्फ 60,000 और पे किया 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपीस, तो ये तो इंश्योरेंस कंपनी वालों को 9.4 लाख रुपीस का सीधा सीधा नुकसान है, 9,40,000 का। तो हर बच्चा यही सोचता है सर इंश्योरेंस कंपनी वाले पागल थोड़ी अपना नुकसान करेंगे। मैं आपको बताता हूं उनका फायदा क्या, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी। अब अगर इंश्योरेंस कंपनी वाले एक आदमी से 20,000 रुपीज लेते हैं, अगर इंश्योरेंस कंपनी वाले एक आदमी से, जैसे मिस्टर ए से 20,000 रुपीज लेते हैं, ऐसे इंश्योरेंस कंपनी वालों के पास 1000 से ज्यादा कस्टमर होते हैं। ऐसे इंश्योरेंस कंपनी वालों के पास 1000 से ज्यादा कस्टमर होते हैं, लेकिन उनमें से डेथ सिर्फ एक की होती है ऑन एन एवरेज। ऑन एन एवरेज इसको बोलते हैं स्टडी ऑफ डेमोग्राफी। स्टडी ऑफ डेमोग्राफी मतलब क्या, या डेमोग्राफिक स्टडीज। स्टडी ऑफ डेमोग्राफी मतलब स्टडी अबाउट पॉपुलेशन, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। तो इंश्योरेंस कंपनी वाले पागल नहीं है, इंश्योरेंस कंपनी वालों के पास पूरी कंट्री का डेमोग्राफिक डेटा होता है कि अगर 1000 लोग इंश्योरेंस करवाएंगे तो उसमें मरता सिर्फ एक आदमी है ऑन एन एवरेज। ऑन एन एवरेज, जैसे अभी पेंडेमिक वगैरह था यहाँ है, उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूं। ऑन एन एवरेज 1000 में से कोई एक ही मरता है, और पेंडेमिक में भी आप रिजल्ट देखोगे ना तो करोड़ों में से कोई एक मरता है या लाखों में से कोई एक मरता है। इवन दो इतना खतरनाक 1.5 साल से जो पेंडेमिक चला तो भी लाखों में से कोई एक ही मरता है, 1 लाख लोग एक साथ नहीं मर जाते। तो इंश्योरेंस कंपनी वालों के पास 100 साल का, 1000 साल का डेटा होता है, वो लोग पागल नहीं है। अब 1000% का इन लोगों ने इंश्योरेंस किया, if 1000 persons pay insurance premium, then on an average only 1% out of it dies during 1 year. एक साल के अंदर 1000 में से सिर्फ एक ही आदमी मरेगा ऑन एन एवरेज। ओके, आगे तो इंश्योरेंस प्रीमियम जो है, इंश्योरेंस कंपनी को इंश्योरेंस प्रीमियम मिला 1000 लोगों का मल्टीप्लाई बाय 20,000 रुपीज पर हेड। 1000 पर्सन ने इंश्योरेंस करवाया, 20,000 रुपीज पर हेड उन लोगों ने पे किया। तो अगर 1000 लोग 20,000 रुपीज पर हेड पे करेंगे तो इंश्योरेंस कंपनी को कितना पैसा मिला, आप कैलकुलेट करो। 1000 मल्टीप्लाई बाय 20,000, 1000 मतलब 3 जीरो और 20,000 मतलब 4 जीरो। अब दिमाग लगाओ, 1000 पर्सन मतलब 3 जीरो, 20,000 मतलब 4 जीरो, 3 जीरो और 4 जीरो कितना हुआ, 7 जीरो, मतलब 2 के पीछे 7 जीरो। अब 2 के पीछे 7 जीरो होता है 2 करोड़ रुपए, 200 लाख, मैं ऐसे बोलता हूं 200 लाख, 2 करोड़ रुपए। तो इंश्योरेंस कंपनी वालों को 2 करोड़ रुपए की इनकम हुई एक साल में। उस 2 करोड़ रुपए में से जो पैसे मिले, 2 करोड़ रुपए 1000 लोगों का 20,000 रुपीज पर हेड मिला, 2 करोड़ रुपए मिला, उसमें मरेगा सिर्फ एक ही आदमी। उस एक आदमी की फैमिली को 10 लाख रुपए अमाउंट ऑफ पॉलिसी दे देंगे। जैसे एक आदमी की डेथ हुई, उस एक आदमी की फैमिली को 10 लाख रुपए दे देंगे। अब इंश्योरेंस कंपनी को मिले 2 करोड़ रुपए और इंश्योरेंस कंपनी ने पे किए सिर्फ एक आदमी की फैमिली को 10 लाख रुपए, तो बाकी इंश्योरेंस कंपनी का 190 lakhs मतलब 1 करोड़ 90 लाख रुपए, 1 करोड़ 90 लाख रुपए इंश्योरेंस कंपनी का प्रॉफिट हुआ। इस प्रॉफिट में से मान लो इंश्योरेंस कंपनी वालों का एडमिनिस्ट्रेशन और स्टाफ की सैलरी, ये वो सब मिला के मान लो
मान लो स्टाफ की सैलरी ये वो सब मिला के 40 लाख रुपए खर्चा हुआ इंश्योरेंस कंपनी का, तो भी 190 लाख रुपीस में से 40 लाख रुपीस भी एक्सपेंस मान लो, तो भी इंश्योरेंस कंपनी वालों को 150 लाख मतलब 1.5 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट हुआ, 1.5 करोड़ रुपए का। तो आप सोचो इंश्योरेंस कंपनी वाले कितना पैसा कमा रहे हैं। हमको ऐसा लगता है कि हम भरेंगे तो सिर्फ 60,000 और हमको पैसा मिलेगा कितना 10 लाख। हमको ऐसा लगता है कि भरना 20,000 रुपीज पर एनम है और अगर डेथ हो गई तो 10 लाख रुपए मिलेंगे। कितना इजी है, कितना मस्त है। बेटा एक लाइन बताता हूं, थोड़ा अंदर से डर जाओगे। 10 लाख रुपए मिलने के लिए ना बेटा मरना बहुत जरूरी है जो कि इजी नहीं है, किसी के लिए भी इजी नहीं है। तो दिस इज द गेम ऑफ लाइफ। ऐसे इंश्योरेंस कंपनी वाले पैसा कमाते हैं, राइट। अब आप लोग बोलोगे सर, किसी स्टूडेंट का डाउट होता है, सर ये 20,000 रुपीज कितने साल तक भरेंगे, ये वाला 20,000 कितने साल तक भरेंगे। तो मेरा जवाब है आपकी चॉइस है। जितने साल तक आप 20,000 भरते रहोगे तब तक आपकी पॉलिसी चलती रहेगी। मैं लिख देता हूं नीचे। अब ये कोई स्टूडेंट्स डाउट पूछते हैं, सर फॉर हाउ मेनी ईयर्स शुड वी पे द इंश्योरेंस प्रीमियम एनुअली। कितने साल तक हमको इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना पड़ेगा। तो मेरा जवाब ये है कि जब तक आपको पॉलिसी अपनी चालू रखवानी है, जब तक आपको अपनी पॉलिसी चालू रखवानी है तब तक आप ये 20,000 हर साल भरते रहो। जिस साल आपने 20,000 रुपीज नहीं भरा उस साल आपकी पॉलिसी बंद हो जाएगी। पॉलिसी बंद होने को बोलते हैं लैप्स होना, LAPCE, लैप्स, LAPCE मतलब आपकी पॉलिसी बंद हो जाएगी। ठीक है, तो इट डिपेंड्स ऑन Mr. A, that is the insured person. It depends on Mr. A, that is the insured person, कि कितने साल तक, for how many years does he require insurance, coverage, कितने साल तक उसको इंश्योरेंस का कवरेज चाहिए, मिस्टर ए की मर्जी है। दूसरा क्वेश्चन, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर मिस्टर ए ने 3 साल तक 20,000 रुपीज भरा। समझो 3 साल तक मिस्टर ए ने 20,000 मतलब 60,000 रुपीज पे किए। अब मिस्टर ए बोलता है मेरे को 60,000 रुपीज वापस चाहिए और मिस्टर ए की डेथ नहीं होती है। इफ मिस्टर ए does not die for 3 years and he wants his 60,000 rupees back from the insurance company. अब मिस्टर ए जो है वो बोलता है मेरे को अभी आगे इंश्योरेंस नहीं करवाना है, जो मैंने 3 साल तक 60,000 रुपीज पे किए वो मेरे को वापस दे दो। और मिस्टर ए की डेथ नहीं होती है, और मिस्टर ए बोलता है कि मैंने 3 साल तक इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया। अब मिस्टर ए इंश्योरेंस कंपनी को बोलता है मेरे 60,000 रुपीज वापस दे दो। तो क्या इंश्योरेंस कंपनी 60,000 वापस देगी? तो इसका जवाब है नहीं। इंश्योरेंस कंपनी वाले कुछ भी पैसा वापस नहीं देंगे। इंश्योरेंस कंपनी वाले बोलेंगे पैसा चाहिए, 10 लाख रुपए चाहिए, पहले मर जाओ, आपका डेथ सर्टिफिकेट लेके आओ, 10 लाख रुपए लेके जाओ। मैंने जैसे पहले बोला 10 लाख रुपए चाहिए तो मरना बहुत जरूरी है। तो इंश्योरेंस कंपनी वाले 60,000 रुपीज में दे कुछ भी पैसा वापस नहीं देंगे। तो इंश्योरेंस कंपनी will not refund anything out of rupees 60,000। हाँ, कोई पॉलिसीज ऐसी होती है, कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ऐसी होती है कि जो हम 20,000 रुपीज पे कर रहे हैं इंश्योरेंस कंपनी को, उसमें से थोड़ा पैसा इंश्योरेंस कंपनी वाले कहीं ना कहीं पे इन्वेस्ट कर देते हैं हमारे नाम पे और थोड़ा पैसा जाता है टुवर्ड्स लाइफ कवरेज। तो मैं उन सब बातों में ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं
कि कब पैसा वापस मिलता है, मैं एक सिंपल से इंश्योरेंस कंपनी की डीलिंग्स के बारे में बता रहा हूं। तो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए जो इंश्योरेंस होता है वो अलग पॉलिसीज होती है, कभी कभी पैसा वापस मिलता भी है, लेकिन वो अलग पॉलिसीज होती है। मैं एक सिंपल नॉर्मल टर्म लोन की बात कर रहा हूं। तो आपने जो 60,000 रुपीज भरे वो पैसे आपको वापस नहीं मिलेंगे, मिलेंगे तो पूरे 10 लाख, वो भी जब डेथ होगी। वो भी आप हर साल अगर 20,000 भरते जाओ विदाउट ब्रेक हर साल 20,000 भरते जाओ, तो जिस साल आपकी डेथ होगी उस साल आपको 10 लाख रुपीस आपकी फैमिली को मिल जाएंगे। ठीक है, ये इंश्योरेंस के बारे में था पूरा। फिर भी किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो तो ये मेरा नंबर है। ठीक है, मैंने एक बार स्क्रॉल कर देता हूं, मैं एक बार जितना इस लेक्चर में समझाया, लिखना सब लोग अच्छी तरह। तो इतना तो फर्क पता चला होगा कि प्रीमियम की अमाउंट 20,000 और पॉलिसी की अमाउंट 10 लाख। तो आज इतना तो माइंड में क्लियर हुआ होगा कि प्रीमियम क्या होता है और पॉलिसी क्या होती है। प्रीमियम मतलब 20,000 और अमाउंट ऑफ पॉलिसी मतलब 10 लाख। मैं राइडर्स जो साइड में लिखा हुआ है राइडर, उसके बारे में भी बता देता हूँ, राइडर क्या होता है। ठीक है, मैं राइडर बता देता हूं क्या होता है। व्हाट इज अ राइडर इन केस ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी। इंश्योरेंस पॉलिसी में राइडर क्या होता है। तो राइडर क्या होता है, आपने अगर अपनी पॉलिसी बनवाई 10 लाख रुपए की, आपने अपनी इंश्योरेंस की पॉलिसी बनवाई 10 लाख रुपए की, और आप हर साल 20,000 प्रीमियम पे कर रहे हो, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको क्या बोलेगी, इंश्योरेंस कंपनी आपको एक ऑफर देगी कि आप हर साल जो 20,000 रुपीज पे कर रहे हो उसके बदले में 21,000 पे करो, 1,000 रुपए साल का ज्यादा, और हम आपकी पॉलिसी में एक राइडर अटैच कर देंगे। अब राइडर क्या होता है मैं पूरी स्टोरी बताता हूं, मैं लिख नहीं पाऊंगा, पूरा लिख नहीं पाऊंगा, पर मैं समझा देता हूं स्टोरी। इंश्योरेंस कंपनी वाले आपको ऑफर देंगे कि आप जो हर साल 20,000 रुपीज प्रीमियम पे कर रहे हो उसके बदले में आप 21,000 पे करो, 1,000 रुपए एक्स्ट्रा पे करो। फिर क्या होगा, अगर आपकी डेथ हुई नॉर्मली घर में डेथ हुई, तो हम आपकी फैमिली वालों को 10 लाख रुपए पे करेंगे। लेकिन अगर आपकी डेथ हुई कहीं रोड पे, हाईवे पे, किसी गाड़ी के एक्सीडेंट में, डेथ ड्यू टू एक्सीडेंट, तो हम आपकी फैमिली को 20 लाख रुपए पे करेंगे। इसको बोलते हैं राइडर अटैच करना। तो आपकी डेथ का रीजन क्या था, आपकी डेथ का रीजन कोई अगर एक्सीडेंट है तो हम आपकी फैमिली को 20 लाख रुपए पे करेंगे, और डेथ हुई बट विदाउट एक्सीडेंट तो 10 लाख रुपए। तो सिर्फ 1,000 रुपए एक्स्ट्रा पे करो, 1,000 रुपए 1,000 रुपीज पर एनम एक्स्ट्रा पे करो, और आपकी पॉलिसी के साथ राइडर अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो द इंश्योरेंस कंपनी may offer Mr. A that if he pays rupees 21,000 per annum, and if he dies due to accident, then the amount of policy that his legal representative will get is rupees 20 lakh instead of 10 lakh। मतलब ऐसे नॉर्मल डेथ होगी तो 10 लाख, और एक्सीडेंट से डेथ होगी तो 20 लाख। तो हर कोई आदमी क्या करता है, वो बोलता है वैसे भी साल का 20,000 पे कर रहा हूं, इससे अच्छा साल का 21,000, 1,000 रुपए तो ज्यादा पे करने हैं। तो अगर डेथ हुई ड्यू टू एक्सीडेंट हुई तो फैमिली वालों को 20 लाख रुपए मिलेंगे।
और नॉर्मल डेथ हुई तो 10 लाख रुपए मिलेंगे। तो इस तरीके से राइडर्स अटैच होते हैं। कभी कभी हेल्थ इश्यूज भी होती है, कोई कोई प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम होता है, वो भी राइडर्स में अटैच हो जाता है। तो आप राइडर्स अपनी पॉलिसी के साथ अटैच करवा सकते हो, उसमें डेथ का रीजन आता है। 10 लाख रुपए तो मिलेंगे ही मिलेंगे, 10 लाख रुपए तो मिलेंगे ही, डेथ ड्यू टू एनी रीजन। लेकिन राइडर अटैच कराओगे तो जो रीजन से डेथ हुई है उसका पैसा अलग से मिलेगा। ठीक है, इसको राइडर बोलते हैं। अब लिखना शुरू करो सब लोग बेटा, सब लोग लिखो प्लीज।